माना कि हमारी मेहनत अच्छी थी, माना कि हम इस बार क्वालिफाइंग मार्क्स को क्रॉस कर रहे थे, बट बेटा ये भी तो मान सकते हो कि वो जो बच्चे दूसरे रास्तों से लेटरल एंट्रीज से उस एग्जामिनेशन में घुस गए थे, उनकी वजह से अब हमने कट ऑफ निकाली 620 प्लस माइनस, और वो कट ऑफ 665 चली जाती और आप 650 पे सिक्योर थे, तो आपके साथ कितना बड़ा अन्याय हो जाता। तो मेरा मानना है कि आपदा को अवसर में बदलना हमें आना चाहिए अगर हम इस प्रोफेशन के लिए बने हैं। क्या पेपर टफ आएगा इस बार? कि जब जब इतिहास में रीनीट हुआ है, हमेशा एग्जामिनेशन का लेवल्स बढ़ के आया है। रीनीट की डेट अनाउंस हो चुकी है, साथ में बच्चों के ऊपर बहुत सारा प्रेशर आ चुका है, बहुत सारे क्वेश्चंस उनके मन में है कि इसमें क्या चेंजेस है, नया क्या होने वाला है। तो इन सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन लेकर आज मैं आई हूँ डीके सर के पास, जो कि पाथ करियर इंस्टीट्यूट से। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर, रीनीट की डेट आ चुकी है, Yes. तो सर अब क्या होगा? डर एक ऐसा हो गया ना बच्चों के अंदर कि पेपर टफ आएगा, कैसे तैयारी करें, तो क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए? वेल मैम, सबसे पहले आपके दर्शकों के लिए, नीट के सभी एस्पायरेंट्स के लिए और सीकर के सभी पेरेंट्स के लिए, अभिभावकों के लिए मेरी तरफ से और पाथ करियर इंस्टीट्यूट की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक आभार। जैसा कि मैम ने कहा कि नीट 2.0 वर्जन की डेट आ चुकी है, तो बच्चों के लिए एक बहुत प्रॉपर सा दिशा निर्देश अब जारी होगा इंस्टीट्यूट की तरफ से। लोग प्रिपरेशन में लगेंगे, तो इस प्रिपरेशन प्लानिंग में क्या रोड मैप होना चाहिए, क्या ब्लूप्रिंट होना चाहिए, उसी से रिलेटेड हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। वेल, सबसे पहले तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो रीनीट का डिसीजन है, इसमें देखो दोनों बातें हैं। पहली बात तो रीनीट होना नहीं चाहिए, ये हमारे एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडीज़ पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन चलिए जैसे भी हुआ, लेकिन पहले जितने भी रीनीट्स हुए उनके कंपैरेटिवली इस बार एक गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा एक निर्णय लिया कि वेरी कम टाइम पीरियड को बच्चों के स्किप करते हुए उन्होंने बहुत जल्दी नीट को कैंसिल करने का डिसीजन लिया और नए नीट के लिए बच्चों को वार्न किया। तो मुश्किल से हार्डली 10 डेज बच्चों के शायद निकल पाए होंगे। 3 मई को जैसे कि पुराना नीट 2026 1.0 वर्जन हुआ था, और उसके बाद लगभग 10-11 को नीट कैंसिल हो जाएगा, ये न्यूज़ आ गई थी। एसओजी के बहुत अच्छे प्रयासों से ये संभव हो पाया। गवर्नमेंट ने बहुत जल्दी डिसीजन लिया, और आफ्टर दैट अब सभी इंस्टीट्यूट्स को, बच्चों को ये पता चल गया कि नीट फिर से होगा, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे होगा। तो सभी इंस्टीट्यूट्स ने इसके लिए अपनी तरफ से अपनी प्लानिंग्स, अपने टेस्ट प्लान्स और अपने बच्चों को गाइड करने के लिए अपने सेटअप्स रेडी किए। तो मैं ये कहना चाहूँगा, और बेहद गर्व की बात है हमारे लिए, कि हमने पाथ करियर इंस्टीट्यूट में बच्चों को एग्जैक्ट 12 तारीख की शाम एक इस तरह का प्रिंटेड शेड्यूल डिस्ट्रीब्यूट किया, जिसके अंदर हम लोगों ने टोटल 16 टेस्ट की प्लानिंग, जो कि हमारा पहला टेस्ट 17 मई से होगा, तब से लेकर के 18 जून तक का बच्चों को दिया, जिसमें 8 सेक्शनल टेस्ट, 2 सेमी मेजर्स मतलब हाफ सिलेबस के टेस्ट और 6 फुल सिलेबस के टेस्ट, जिसमें सेक्शनल टेस्ट में 1-1 दिन का गैप रहेगा। तो 8 टेस्ट हो गए, 16 दिन ये कवर हो गए, और इसके बाद 2 सेमी मेजर टेस्ट में हमने 2-2 दिन का गैप रखा, तो यहाँ पर 6 दिन ये कवर हो गए, और फिर 1-1 दिन के गैप में हमने 5 टेस्ट करवाए, और फिर एक टेस्ट जो है वो कंटिन्यू करवाया। यानी कि 16 को एक टेस्ट है, फिर 17 का हॉलीडे, और फिर 18 का आखिरी फुल सिलेबस टेस्ट। और ये टेस्ट प्लानिंग हमने बच्चों को बहुत शानदार A4 साइज पेपर पे प्रिंट करके विद शेड्यूल 13 तारीख को बांट दी, और हमने अपने पाथ के ऑफिशियल पेज पर, यूट्यूब पेज पर भी और अपने इंस्टाग्राम हैंडल्स पर भी मैंने ही एक वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें हमने नीट की टेंटेटिव डेज 12 तारीख को ही 21 तारीख बता दी थी कि 20। यस मैम, ये आप जाकर देख सकते हैं। 13 तारीख को पाथ के ऑफिशियल पेज पे एक यूट्यूब वीडियो के अंदर बच्चों को डिजिटल बोर्ड पे बता रखा है कि 14, 21 और 5 जुलाई, ये 3 डेट्स हैं हमारे अनुभव के हिसाब से, जिसमें हमारी अंतरात्मा, हमारा अनुभव कहता है कि 80 to 90% चांसेस है कि 21 को होगा। इसलिए बच्चों 21 तारीख को हम आपको 21 तारीख के अकॉर्डिंग नीट का पेपर होगा कि प्लानिंग छाप के प्रिंटेड फॉर्म में कलर्ड प्रिंट पे दे रहे हैं, और इसको हम 17 से एप्लीकेबल कर रहे हैं। और हमने अपने स्टूडेंट्स के लिए ऑफलाइन टेस्ट प्लानिंग के साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट प्लानिंग का भी स्कोप रखा है। अब आप देखिए इसमें कितनी शानदार कोइंसिडेंस की बात है। आज ही हम जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं,
और आज ही सरकार की तरफ से हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी का जो कमेंट्स आए उसके अंदर उन्होंने साफ कहा है कि अगला जो नीट 2027 होगा वो ऑनलाइन मोड पे होगा। जी सर। और हमारी पाथ की टीम ने इस ऑनलाइन मोड की प्रिपरेशन विद इन 3 दिन में ही कर ली। 3 दिन में अब हमारे इस 1 महीने के टेस्ट सीरीज का नाम है, अब देखिए नेम कितना ज़बरदस्त है, संजीवनी द कॉन्फिडेंस बूस्टर टेस्ट सीरीज। द कॉन्फिडेंस बूस्टर टेस्ट सीरीज संजीवनी नेम रामायण से लिया गया, जहाँ पर लक्ष्मण जी जब मूर्छित हो गए थे, उनके जीवन की संभावना कम हो गई थी, तो हनुमान जी उनके लिए संजीवनी लेकर आए और वो फिर से रिजुविनेट हुए, जिंदा हुए और युद्ध को कंप्लीट किया। ठीक उसी तरह नीट की 1.0 की तैयारी किए गए बच्चे ने पूरे साल हर संडे अपना आहूत किया, अपनी पढ़ाई की और उसके बाद अपनी पूरी मशक्क़त से एग्ज़ाम दिया और उसमें बहुत अच्छे मार्क्स आए। बहुत सारे क्वालिफाइंग मार्क्स वाले जो बच्चे थे उनको काफ़ी डैमेज हुआ, आहत हुए कि यार इतनी मेहनत और इतने अच्छे मार्क्स आए, इतनी मेहनत के बाद अब टेस्ट फिर से देंगे, तो मनोबल टूट जाता है। उसी मनोबल को कॉन्फिडेंस बूस्टर के नाम से हमने नाम दिया संजीवनी, ताकि ये बच्चे वापस रिजुविनेट हों, हमारे साथ कनेक्टेड हों, फिर से जुड़ें। और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि पाथ का हमारा जो बच्चा है वो लगभग 90% बच्चा 15 तारीख तक सीकर वापस आ चुका है। और जो बच्चा सीकर नहीं आ पा रहा है उसके लिए ही हमने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ की सुविधा अपनी ऐप में डिज़ाइन की विद इन 2 डेज मास स्केल पे। और आज जानकर बहुत खुशी भी हुई है कि अगले साल का नीट ऑनलाइन होगा। तो हम टेक्निकली भी एडवांस हैं, ऑफलाइन में भी हमें कोई इशू नहीं है और हमारे प्रोडिक्शंस बड़े सटीक होते हैं। 21 तारीख के हिसाब से हमने प्लानिंग की, 18 को बेटा आपका फुल सिलेबस टेस्ट हो जाएगा और 19-20 का आपका हॉलीडे रखेंगे ताकि आप घर जाओ आराम से अपने सेंटर्स पे विजिट करो और 21 को नीट हो जाएगा। ठीक ऐसे ही हमने नीट 1.0 की प्लानिंग दी थी, जिसकी डेट तो पता ही थी। तो 30 अप्रैल को हमारा लास्ट टेस्ट था, 1 और 2 मई को बच्चे फ्री थे और 3 मई को उनका नीट का एग्जाम था। तो वैसी प्लानिंग हमने इनको 2 दिन पहले दी थी। हमारे सोशल प्लेटफॉर्म पे, हमारे पोस्ट पे वो 13 और 12 तारीख के अंदर डले हुए आपको मिलेंगे अकॉर्डिंग टू 21 मई। तो ये दर्शाता है कि पाथ की टीम, पाथ का थिंक टैंक बहुत ही ज़बरदस्त एनालिटिकल अप्रोच रखता है, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है और बच्चों के हित में सबसे जल्दी डिसीजन लेने की काबिलियत रखता है। सर ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ये मैं सभी श्रोता और दर्शकों को कहना चाहूँगा कि विद प्रूफ ये चीज़ हमारी अंकित है। और हम जैसा कि हम देख रहे हैं ऐसा होता है और ये इंस्टीट्यूट्स करते भी हैं, जिनके एनालिटिकल पावर उस लेवल पे वो नहीं रिस्क लेना चाहते कि भाई एनटीए डेट देगी तभी देंगे। तो कई जगह से बच्चे हमारे पास जो आ रहे थे बता रहे सर हमको तो 4 दिन की प्लानिंग मिली है, हमको 4 टेस्ट की प्लानिंग, किसी को 3 टेस्ट की प्लानिंग। मैंने कहा बेटा हमारी फुल एंड फाइनल है, अब अगर कुछ ऊंच नीच होती है तो इसी को अपन कंपनसेट करेंगे, फ्लेक्सिबल है, कुछ दिन आगे या पीछे शिफ्ट कर लेंगे, लेकिन आप तो 1 महीने का टेंटेटिव ड्यूरेशन लेके प्रिपरेशन करो, वी आर फाइनल विद इट। सर ये तो आपने अपनी तैयारी बताई। Yes. अब बच्चा जो है वो प्रेशर में है। Yes. तो पहले जो नीट हुआ उसमें तो सिर्फ उनको नॉलेज से पेपर दे दिया, लेकिन अब तो प्रेशर को भी हैंडल करना है, तो उनके लिए क्या कहेंगे? यही मैं कहना चाहूँगा। देखो मैम, अच्छा क्वेश्चन है, ये बच्चों के लिए स्पेशली काम आने वाली बात है। देखिए मैं तो हमेशा यही कहना चाहूँगा कि बेटा ये जो नीट का एग्जामिनेशन है ये सिर्फ आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का एग्जामिनेशन नहीं होता, सब्जेक्ट का टेस्ट नहीं होता, ये आपके पेशेंस का भी टेस्ट होता है, आपके धैर्य का। और डॉक्टर प्रोफेशन ऐसा ही है, अगर आप सेलेक्ट होते हो, चिकित्सक बनते हो, तो पूरा खेल किसका है? पेशेंस। आप प्रॉब्लम्स को किस दृष्टिकोण से देखते हो, आप एक आपदा में अवसर तलाशने की काबिलियत रखते हो कि नहीं, यही एक डॉक्टर का माइंडसेट होता है। भाई डॉक्टर का नाम इस हमारी टेस्ट सीरीज के नाम से कितना मैच हो रहा है, संजीवनी, मरते को जीवन देने की उम्मीद बनाना। तो डॉक्टर के प्रोफेशन में ही किसी पेशेंट के लिए होप या उम्मीद छुपी होती है। और आप सोचिए अगर जो बच्चा नीट की प्रिपरेशन कर रहा है वो कई बार ड्रॉपर हो जाता है, पहली साल में नहीं होता, कुछ मार्क्स से रह जाता है, फिर से रिपीट करता है, तो बेटा इस उम्मीद के साथ ही तो अपन 2nd और 3rd अटेम्प्ट तक पहुंच पाते हैं। भाई कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो विद 12th निकलते हैं, फाउंडेशन करते हैं, लेकिन कुछ जो आफ्टर 12th आते हैं वो रिपीट करते हैं, 1 या 2 साल उनका लग जाता है, तो वो दूसरी साल रिपीट या तीसरी साल रिपीट क्यों करता है? एक उम्मीद, एक होप, यार पहले साल नहीं रहा, उसे पता चल गया ये कमियाँ रह गई, उन कमी को रेक्टिफाई करेगा और 2nd अटेम्प्ट करेगा। तो बेटा इसको ऐसे ही सोचो कि माना कि हमारी मेहनत अच्छी थी,
माना कि हम इस बार क्वालिफाइंग मार्क्स को क्रॉस कर रहे थे, बट बेटा ये भी तो मान सकते हो कि वो जो बच्चे दूसरे रास्तों से लेटरल एंट्रीज से उस एग्जामिनेशन में घुस गए थे, उनकी वजह से अब हमने कट ऑफ निकाली 620 प्लस माइनस, और वो कट ऑफ 665 चली जाती और आप 650 पे सिक्योर थे, तो आपके साथ कितना बड़ा अन्याय हो जाता। तो मैं तो कहूँगा जो होता है वो बहुत अच्छे के लिए होता है। अब जो परीक्षा होगी उसमें आपको अपने रियल मेहनत, अपने रियल प्रयास और अपने रियल अनुभव को व्यक्त करने का मौका मिलेगा, और उसके सहारे आप अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में बहुत इजीली पहुंच सकते हो। तो मेरा मानना है कि आपदा को अवसर में बदलना हमें आना चाहिए अगर हम इस प्रोफेशन के लिए बने हैं। दूसरी बड़ी बात, हमारे अंदर बहुत उच्च कोटि का पेशेंस होना चाहिए। समस्याओं से बचकर नहीं, उनका सामना करने की प्रवृत्ति हमें होनी चाहिए, जिसमें पाथ कैरियर इंस्टीट्यूट और उसकी पूरी टीम बेटा आपकी एनी टाइम किसी भी हेल्प के लिए रेडी है। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ मैम, अभी कुछ दिन पहले जब ये नीट कैंसिल का आया और हमने री नीट का शेड्यूल सबसे पहले छाप के बच्चों को दिया, बच्चे रेडी थे, तो इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कह रहे थे सर जैसे हमने आंसर की मिलाई 4 या 5 तारीख को, तो हमें रूम खाली करना था, तो हम अपने 1-2 साल का जो भी मटेरियल था, नोट्स थे, मॉड्यूल्स थे और जो पेपर्स थे, वो सारे के सारे हम बेच दिए सर, कबाड़े में कहीं रख दिए। क्या काम के हैं? तो अब सर हमारे पास स्टडी मटेरियल नहीं है, नोट्स नहीं है, तो क्या करें। तो यू वॉन्ट बिलीव, हमने उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इवन जो क्लास नोट्स होते हैं उनके भी पीडीएफ का कलेक्शन बना करके एक अपने टेलीग्राम चैनल और बच्चों तक भेजने के लिए पूरी प्लानिंग कर ली, और काफ़ी बच्चों को हमने प्रिंट आउट निकाल के भी देने शुरू कर दिए। जो बहुत अच्छे बच्चे डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनको हमने वापस मॉड्यूल्स दोबारा से सॉल्व करने के लिए कुछ दिए हैं। हमारे जो ट्रेडमार्क मॉड्यूल्स हैं, लाइक दक्ष के नाम से आते हैं, हमारे रैंक बूस्टर सीरीज़ की बुकलेट होती है जिसमें हम बच्चों को मॉक टेस्ट पेपर्स देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने बच्चों के लिए की है मैम। तो मैं यही कहूँगा कि पाथ, उसकी पूरी टीम, उसका पूरा स्टाफ आपके सपोर्ट के लिए, आपको केयर करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए समर्पित है। पाथ की बहुत प्यारी सी टेस्ट सीरीज है, उसको फॉलो कर सकते हो, जिसके 3 कैटेगरीज के टेस्ट हैं, पहले सेक्शनल, फिर हाफ सिलेबस एंड देन फुल सिलेबस। और किसी भी तरह का टेलीफोनिक सपोर्ट चाहिए, आप हमारे कस्टमर केयर या कॉल सेंटर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, सीधा इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं। और मैं तो कहूँगा नीट के बाद भी अगर काउंसलिंग सेशन में किसी तरह की मेडिकल कॉलेज सिलेक्शन और उसमें आपको हेल्प चाहिए, तो हमारा पूरा जो इंफ्रा है वो डेवलप हो चुका है, और हमारी पूरी टीम है, स्पेशलिस्ट हैं जो इसमें एनालाइज करते हैं। यही वजह है कि हमारे जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं वो फुलफिल करते हैं बिल्कुल, उस डेट को हो चाहे वो सिलेबस कंप्लीशन हो। और मैं ये बताना चाहूँगा कि हम ज़्यादा बड़ी बात होगी, लेकिन वेरी फर्स्ट ईयर जब किसी इंस्टीट्यूट को होता है तो सबसे बड़ा चुनौती होती है कि वो टाइम पर सिलेबस कराए। सही बात है सर। हमने इस तरह की प्लानिंग पिछले साल सेशन स्टार्ट होते ही बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट की, और मैम उस टेस्ट में बच्चों के कब कितने हॉलीडेज होंगे, किस दिन माइनर होगा, किस दिन मेजर होगा। इवन अभी हमने 12th क्लास का शेड्यूल डिस्ट्रीब्यूट किया है 2 दिन पहले, उसमें उनको 8 टाइम्स साल में नीट देने से पहले तक रिवीजन की प्लानिंग हम लिख कर दे चुके हैं प्रिंटेड फॉर्मेट में। और प्रिंटेड फॉर्मेट में लिख के देने का मतलब होता है आपने जो कहा आप उसे करोगे ऑन पेपर्स, और वो हम करते हैं। दैट इज़ जस्ट लाइक अ चैलेंज टू अस। सर ये सारी बातें हमारी हो गई, लेकिन एक क्वेश्चन और उठता है, मतलब बच्चे हमारे पास भी कॉल करते हैं, yes. क्या पेपर टफ आएगा इस बार? हाँ, ये भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, मैं अभी धर्मेंद्र प्रधान जी अपने एजुकेशन मिनिस्टर का जो कमेंट आया वो पढ़ रहा था, तो उसमें उन्होंने 15 मिनट्स बच्चों को स्ट्रेस से निजात पाने के लिए, अपने आप को उस एनवायरनमेंट में, माहौल के अंदर एकोमोडेट करने के लिए एक्स्ट्रा देने की बात की है। हाँ। जैसे 180 मिनट का पेपर इन जनरल ट्रेडिशनल नीट का होता है, तो अब पेपर 1 घंटे 95 मिनट का होगा, मतलब 15 मिनट एडिशनल बनेंगे उन्हीं 180 सवालों के। तो ये पहला इंडिकेशन आप कह सकते हो कि पेपर का लेवल थोड़ा ठीक रहेगा। आंकड़े ये बताते हैं कि जब जब इतिहास में रीनीट हुआ है, हमेशा एग्जामिनेशन का लेवल बढ़ के आया है। पिछले साल के आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि नीट 2024 का जो पेपर था वो बहुत ज़्यादा सिंपल था। इवन नीट 2026 1.0 जो पेपर था वो कंपैरेटिवली उससे अच्छा था, थोड़ा लेंथ वाइज भी ठीक था और क्वेश्चंस का टाइप भी ठीक था, वैरायटीज़ भी सारी थी, एक आध वैरायटी छोड़ के। उसी के हिसाब से हमने कट ऑफ 620 प्रेडिक्ट की थी, और नीट 2024 की आप जानते हो 640-50 के बीच कट ऑफ रही, तो पेपर ठीक था। लेकिन 24 के कंपैरेटिवली 25 का पेपर बहुत शानदार था, जिसमें कट ऑफ लगभग
525, 520, 30 के इर्द गिर्द में सिमट गई थी। तो मेरा यही मानना है कि जब जब पेपर सिंपल आया उसके अगले साल अच्छा पेपर आया है, और जब जब रीनीट जैसी स्थिति आई है तो क्योंकि बच्चे को एक्स्ट्रा टाइम प्रिपरेशन के लिए मिला है, तो एक्स्ट्रा टाइम प्रिपरेशन के लिए अगर मिलता है तो थोड़ा सा लेवल अप होता है, और लेवल अप होता है तो उसमें मेरा मानना है कि अच्छे बच्चों को जो अच्छा पढ़ाया गया है, अपने टीचर्स पर, अपने इंस्टीट्यूट्स पर, अपने स्टडी मटेरियल पर पूरा भरोसा होना चाहिए। करना ये है कि कुछ कॉलम्स हैं उनको टिक करना है, आपको प्रॉपर पूरे सिलेबस को, पूरे चैप्टर को एक बार टच करना है। एग्जाम्पल्स जो भी एनसीईआरटी में साइंटिस्ट के नेम, ईयर्स होते हैं वो देख लेने हैं। मेरा मानना है कि इस बार बायोलॉजी के पेपर में नीट 2026 के अंदर एजर्शन रीजन वाली जो वैरायटी थी वो नहीं थी, एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन की वैरायटी नहीं थी। तो ये दोनों वैरायटीज़ के आने की संभावना है। तो एनसीईआरटी के सारे डायग्राम्स, उनकी लेवलिंग देख लेनी चाहिए। एजर्शन रीजन के बेसिस के लिए अपने आप को स्टेटमेंट वाइज और भी स्ट्रांगली जो भी कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं, उनके स्टेटमेंट्स को देख लेना चाहिए। और मोटे मोटे तौर पे यही कहूँगा कि जो टेस्ट प्लानिंग अपने अपने इंस्टीट्यूट दे रहे हैं उनको ईमानदारी से फॉलो करो। डूज और डोंट्स, आप अगला क्वेश्चन शायद यही पूछो, तो इस समय बच्चों को क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो भी मैं बता देता हूँ। देखो, डूज के अंदर सबसे पहली बात है कि प्रॉपर बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करना है, एक प्रॉपर रूटीन। आपको 17 से हमारा टेस्ट पेपर स्टार्ट हो रहा है सीरीज संजीवनी का, तो 17 से आप टेस्ट में हर टेस्ट को नीट का पेपर समझ के दें। वही रूटीन, जैसे आपकी क्लासेस 6 बजे स्टार्ट हो जाती है तो 6 बजे आप उठें, फ्रेशअप हों और वापस अपना पढ़ने बैठें, ईश्वर को थोड़ा सा याद करने के बाद, क्योंकि आपको ईश्वर की वजह से ही हो सकता है आपके कर्म अच्छे हैं जिसकी वजह से आपको मौका मिला कि उस अन्याय के चलते आप एक बार फेयर रिजल्ट नीट कंडक्ट होने के बाद प्राप्त करें। तो ईश्वर को भी थैंक्स दें इसके लिए, और एफर्मेशंस करें सुबह उठ करके कि आई एम द बेस्ट, आई विल क्रैक नीट, आई विल गेट माई ड्रीम कॉलेज दिस ईयर। इस तरह से पॉजिटिव सोचने से, पॉजिटिव बोलने से पॉजिटिव चीज़ें साथ होती हैं, यूनिवर्स आपके साथ होता है। यस, और ये करना है। इसके अलावा अपना प्रॉपर रूटीन बनाएं, सब्जेक्ट को, टॉपिक को जो आ रहा है उसको, जैसे कि हमने पहले 8 पेपर सेक्शनल टेस्ट के करे हैं, तो टॉपिक्स को पर डे के हिसाब से बांट लो इन आवर्स कि इतने घंटे से इतने तक मैं ये करूँगा, और उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्पीड बनाएं। दूसरा जो डोंट्स है, जो नहीं करना है अपने को, दैट इज़ ओवर थिंकिंग से बचना है। डूज में सबसे पहला बायोलॉजिकल क्लॉक सेट करनी है, रूटीन पक्का होना चाहिए, शेड्यूल फॉलो करना है प्रॉपरली, क्योंकि एक ही महीने की बात है। दूसरा, बायोलॉजिकल क्लॉक इज डूज, और डोंट्स में हमारा हो गया कि नीट पेपर लीक को लेकर के पास्ट को सोचकर बिल्कुल भी ओवर थिंकिंग नहीं करनी। इस रियलिटी को एडमिट कर लेना है कि अब नीट दोबारा हो रहा है और यही हमें मेडिकल कॉलेज पहुंचाएगा, तो अब उसके बारे में सोचने से कुछ नहीं मिलने वाला। दूसरा जो हमारा डूज होना चाहिए वो यही कि एक भी टेस्ट मिस ना करें, सारे टेस्ट दें, इस चक्कर में ना रहे कि पढ़ा नहीं है, क्योंकि 10 दिन पहले ही आपने नीट का एग्जामिनेशन दिया है, 10-12 दिन हार्डली हुए हैं, और आपने पूरा सिलेबस पढ़ा है, ढंग से पेपर दिया है, तो 10 दिन में चीज़ें नहीं भूली जाती, सारी चीज़ें अभी रिवाइंड है, बस रिकॉल करनी है और मोटिवेटेड रहना है ना। और तीसरी चीज़ बायोलॉजिकल क्लॉक हो गई डूज में। दूसरा डूज के अंदर क्या बताया मैंने अभी कि टेस्ट एक भी स्किप नहीं करना। तीसरी चीज़ है डिसिप्लिन्ड रहना है, डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना। और चौथी चीज़, कोशिश ये करनी है बच्चों, अगर पॉसिबल हो सके तो ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे टेस्ट दें आप, क्योंकि इस समय काफ़ी बच्चों को रूम अवेलेबल होना और घर छोड़ के वापस सामान लेके आना एक बड़ा इशू हो सकता है। तो काफ़ी सारी जगह पर ऐसा हो रहा है कि ऑनलाइन प्रिपरेशन के वजह से टेस्ट देगा, लेकिन जो नीट का एग्जामिनेशन है वो ऑफलाइन मोड पे है। तो OMR फिलिंग से लेकर कई सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कोशिश करें कि पेपर पेन मोड पर ही ऑफलाइन पेपर दें। चौथा, आपके इंस्टीट्यूट्स आपके लिए जो जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसी को फॉलो करें। कोई एडिशनल मटेरियल, कोई एडिशनल रेफरेंस बुक या कोई एडिशनल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल भी रेफर ना करें। ये आपके लिए बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है। कुछ नया करने जाओ और उस चक्कर में जो कर रखा है उससे हाथ धो बैठो, नया एक्सपेरिमेंट नहीं। बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल होना ही नहीं है, क्योंकि रूटीन फिक्स है। और अगर आप पाथ के स्टूडेंट्स हो तो आपके साल भर बहुत प्यारे SRG के पेपर चलाएं, दक्ष के मॉड्यूल करवाए हैं, आपके मॉड्यूल्स के एक्सरसाइज में बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं। और मैं आपके लिए बता देता हूं कि हम ये बहुत अच्छे से एनालिसिस कर चुके हैं कि नीट का पेपर कैसा रह सकता है, क्योंकि हमने इस बार भी प्रेडिक्ट कर दिया था कि नीट के पेपर का पहले ही बच्चों को छाप के, जो 19 अप्रैल का हमारा पेपर था ना मैम, हमने उसमें एक मॉक टेस्ट बुकलेट बटवाई थी।
जिसमें मैंने ही खुद एक लेख लिखा था अपनी टीम से डिस्कस करके। उसमें मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी 580 से 600 इस बार रह सकती है पेपर होने से 10-12 दिन पहले ही। और आप मान के चलो इसका मीनिंग है कि पेपर नीट 2024 से अच्छा और नीट 2025 से थोड़ा सा लो आएगा, और लगभग वैसा सही हुआ। कट ऑफ को कुछ एक्सपर्ट्स 600, कुछ 610 और कुछ 620 बता रहे थे, इसी के इर्द गिर्द वो रह रही थी। अभी भी हमारा मानना है, मैं कट ऑफ तो डिस्क्लोज नहीं करूंगा क्योंकि अभी सेंटिमेंट्स और इमोशंस बच्चों के साथ ही हैं और बच्चे थोड़े से अभी ब्रोकन हार्टेड भी हैं, तो मैं चाहूँगा फटाफट कॉन्फिडेंस रिवाइव करें। हाँ, अच्छे पेपर के लिए प्रिपेयर्ड रहें। अच्छे पेपर से मेरा मतलब है पेपर विल नॉट बी आउट ऑफ एनसीईआरटी, पहले ये माइंडसेट क्लियर करें। अच्छे पेपर का मतलब है बच्चों, पेपर होगा एनसीईआरटी से, अगर बायो का है तो लेंथी हो जाएगा, उसमें स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस पड़ जाएंगे, उसमें एजर्शन रीजन आ जाएंगे, उसमें ट्रू फॉल्स वाले स्टेटमेंट्स और मैच द फॉलोइंग थोड़ी अच्छी क्वालिटी के आ जाएंगे। यही बायोलॉजी के अच्छे पेपर का मतलब होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री में भी मैं ये कहना चाहूँगा कि थोड़े से फिजिक्स को टफ बनाने के लिए वो कैलकुलेटिव और थोड़ा सा लेंथी अप्रोच का क्वेश्चन कर देते हैं, और केमिस्ट्री के अंदर भी थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग। तो बायोलॉजी या नीट के करिकुलम में हार्ड या टफ या लेवल अप का मतलब होता है टाइम कंज्यूमिंग। जी सर। और बेटा टाइम कंज्यूमिंग को कैसे अपने को टैकल करना है, कैसे उसको क्रैक करना है, कैसे उसका सामना करना है, बड़ा सिंपल फंडा है। आप जैसे क्रिकेटर बल्ला लेकर के पिच पे जाता है और किसी फॉरेन कंट्री के अंदर उनकी सीरीज है, तो उनका यही होता है कि वो नए एरिया में, नए इन्वायरमेंट में, नए क्राउड में, नए माहौल में, नए खान पीन में अपने आप को एकोमोडेट करते हैं। वैसे ही आप एक आध मिनट के अंदर पेपर को भांपो, 2 राउंड स्ट्रेटेजी को फॉलो करो। फर्स्ट राउंड में 1 लाइनर सिंपल और बहुत ही सीधे क्वेश्चन जो सीधे एनसीईआरटी से उसके हैं उनको छांट के कर लो। होगा ये कि 180 क्वेश्चंस में से आप 90 मिनट्स में यानी कि 1.5 घंटे में लगभग 110-115 क्वेश्चन कर दोगे। इतने 1 लाइनर 20-25 केमिस्ट्री में आएंगे, 18-20 फिजिक्स में आएंगे जो सीधे ही एक वैल्यू पुट की और आंसर आएगा, और बायो में भी 1 लाइनर आएंगे। इसके बाद आपके पास जो 1.5 घंटा बचता है, एक बार पेपर हो चुका है, आप क्वेश्चंस का लेवल समझ चुके हो, आपको आइडिया लग गया कि किस टॉपिक के क्वेश्चंस कैसे आएंगे, उसके हिसाब से अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को बेस बनाते हुए आप अपने टॉपिक्स को लेते चलिए, उनको आराम से पढ़िए, स्टेटमेंट्स में कोई सिली मिस्टेक ना हो जाए, हड़बड़ी करनी नहीं है। और अगर आप बचे हुए, आप मान लो 110 क्वेश्चन कर लेते हो और आपके बच जाते हैं 70 सवाल, तो सोचिए 90 मिनट्स में आपको 70 सवाल करने हैं। 90 मिनट्स में 70 सवाल मतलब एक क्वेश्चन के लिए मोटा मोटा 1 से 1.5 मिनट का समय मिल रहा है, जो मोर देन सफिशिएंट टाइम है किसी भी क्वेश्चन को टैकल करने के लिए, अगर आपने पढ़ा है तो आप अच्छे से अपने सेलेक्ट करके प्यारे प्यारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस, उनके स्टेटमेंट्स, उनके सिली मिस्टेक्स को गौर करके अंडरलाइन करके उन्हें करो, और आप हार्डली मर के भी अगर आगे बढ़ोगे तो 90 मिनट में आप आराम से 50 से 60 क्वेश्चंस और कर जाओगे। और इस तरह आपके 160-165 क्वेश्चंस अगर बहुत अच्छे से होते हैं, एक दो सिली मिस्टेक में मान लें, तो आप बहुत इजीली 600 प्लस मार्क्स अचीव करते हो फेयर एग्जामिनेशन के अंदर। और मेरा मानना है 600 प्लस मार्क्स आते हैं अगर अच्छे पेपर में, तो वो सिलेक्शन का क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है। सर सारी बातें हमारी हो गई। एक Yes, लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा Yes. कि जो 600 प्लस बच्चे हैं, तो वो तो उनके लिए तो आपने काफ़ी कुछ बता दिया, लेकिन सर वो एक होता है ना कि 500 से 600 प्लस बच्चे क्या करें? 500 से 600 मार्क्स वाले बच्चे इसको सबसे पहले सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी समझें, और मेरा मानना है कि अगर रीनीट अनाउंस नहीं होता तो वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एडमिशन लेकर, ले भी लिया सर। हाँ कहीं उन्होंने ले भी लिया, तो वो अपने अगले साल की प्रिपरेशन में लग जाते। तो वो ये सोचें कि नीट 2027 1 महीने बाद ही आ गया। इसे कहते हैं पॉजिटिव माइंडसेट, कि यार 1 साल का वेट करता उससे पहले 1 महीने में मुझे दोबारा नीट में अपियर होने का मौका मिला है, तो मैं इसमें अपनी जितनी भी, जैसे कहते हैं ना, माउथ या हेड टू टो पूरी ताकत, सिर से लेकर एडी से लेकर चोटी तक की उसमें लगा दूं। अपने आप को जो मैंने गाइडलाइंस बताई कि टाइम टेबल बताना है, डिसिप्लिन रहना है, करिकुलम को फॉलो करना है, पेपर्स नहीं छोड़ने, बायोलॉजिकल क्लॉक को डिस्टर्ब नहीं होने देना है, माइंडसेट पॉजिटिव रखना है, इन सभी कॉलम्स को टिक करते चलो। और नीट 2026 1.0 में जो लूप होल्स रह गए, जो टॉपिक्स कमज़ोर रह गए, उनको प्रायोरिटी पर ले लो, क्योंकि अगर तुम्हारे 500 से 600 के बीच आ रहे हैं मतलब यू आर नॉट मेंटली रिटार्ड, आपने साल बर्बाद नहीं किया है, पढ़े तो आप पढ़े हो, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस जो आनी चाहिए थी वो नहीं आई, कुछ सिली मिस्टेक कर गए, कुछ पेपर में एकोमोडेट नहीं हो पाए, कुछ का एक्सपीरियंस नहीं था। तो उन्हीं पॉइंट्स को रिवाइव करो, जो टॉपिक्स वीक रह गए उनको ज़्यादा फोकस करो, और कोशिश करो कि इस 500, 550 और 600 के आंकड़े को 630 में कन्वर्ट करो, और इट विल टेक ओनली लिटिल बिट लाइफ स्टाइल
थिंकिंग, लाइफ स्टाइल थिंकिंग का मतलब अपने डेली व्यवहार में आने वाली सोच को बदलना है कि फालतू क्वेश्चन नहीं करने, तुक्के नहीं मारने, वही करने जो आते हैं, 2 राउंड स्ट्रेटजी को ढंग से फॉलो करना है। ऐसे 2-4 चीज़ें अगर ढंग से करा, 10-5 क्वेश्चन कम कर दिए तो नेगेटिव के कम हो गए, वो आपके बढ़ गए, प्लस 2-4 टॉपिक और कर गए एक महीने में जो आपके वीक थे वही आ गए तो आपके और मार्क्स बढ़ गए, तो इतने में आपका क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि नेवर लूज होप और इसको अपॉर्चुनिटी माने, पॉजिटिव रह करके अच्छे से पढ़ें। तो मैं मेरे व्यूवर्स से भी ये कहना चाहूँगी, सर ने जो बोला है उसको फॉलो करें, हो सकता है कि ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो। तो सर थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। 89.6 FM सीकर, शहर की धड़कन।